जो बात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को अपने दौर के साहित्यकारों से अलग बनाती थी, वो थी बाल साहित्य या बच्चों के साहित्य में उनकी रुचि। सर्वेश्वर ये मानते थे कि कोई भी देश सही मायनों में तब तक विकसित नहीं है जब तक कि उसके समाज के पास एक बेहद समृद्ध बाल साहित्य नहीं है। और बच्चों के लिए लिखना कभी भी आसान नहीं होता। सृजन का कोई भी काम, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो म्यूजिक हो, या चाहे वो पोट्री हो, चाहे जो भी हो, सृजन का कोई भी काम आसान नहीं होता। लेकिन जब बच्चों के लिए लिखने की बात आती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि जितना आप उसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, उसे इंटरेस्टिंग बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के लिए ये कोई शायद चैलेंज नहीं था, या बच्चों से उनका अपना लगाव रहा हो, जो भी है। इस चीज को देखते हुए जीवन के जो उनके अंतिम 2 साल थे, 1982 से लेके 1983 तक का समय, उन्होंने एक बाल मैगजीन, पराग करके एक मैगजीन आती थी, उसका संपादन उन्होंने किया। इसके अलावा बच्चों के लिए कहानियां, लघु कथाएं और कविता वो लिखते रहे। उनमें से इब्न बतूता का जूता, कल भात आएगा, लाख की नाक बहुत पॉपुलर रही हैं। बड़ों के लिए वो अलग से लिखते रहे। बहुत सारी कहानियां, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, नाटक, संस्मरण, संपादन, ये सारी चीजें वो करते थे। और उनका काम इतना सटीक था और इतना सटीक है कि आज भी स्कूल से लेकर पीएचडी के कोर्सेस में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। उनका एक प्रसिद्ध नाटक बकरी, उसका मंचन आज भी जारी है। तमाम भाषाओं में उनके लिखे हुए का अनुवाद हुआ है, आज भी जारी है। उनके इन सारे योगदान को देखते हुए हिंदी साहित्य के लिए 1983 में मरणोपरांत उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लिखने और संपादन का काम सर्वेश्वर जी का जीवन के अंत तक चलता रहा। पैदाइश जो थी उनकी 15 सितंबर 1927 में थी। उत्तर प्रदेश में एक पिकौरा गांव है जो बस्ती जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ वो जन्मे थे। पिता कारोबारी थे, माँ स्कूल में टीचर थी। जाहिर है घर में लिखने पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल था। इन्हीं कुछ सालों में जब सर्वेश्वर जी बहुत छोटे थे, तब उनकी माँ का देहांत हो गया। और पता नहीं क्यों यहाँ से उनके जीवन में एक अभाव शुरू होता है, और ये पूरी जिंदगी ये अभाव उनके साथ रहता है। और ये अभाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक है, और ज्यादा भावनात्मक है। माँ के चले जाने के बाद एक हल्की सी विमुखता जीवन को लेकर उनमें आई थी, लेकिन फिर धीरे से वो संभले, प्रोफेशन में गए, बड़ा अच्छा करने लगे। बहुत अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने काम किया। अध्यापन का काम उन्होंने किया, समाचार, आकाशवाणी, संपादन, और इसके लिए वो अलग अलग शहरों में भी रहे, जैसे दिल्ली में रहे, लखनऊ, इलाहाबाद जो आज के दौर का प्रयागराज है, इन सभी शहरों में उनकी बसाहट रही, काम करते रहे। नाम तो खैर था ही। इस बीच एक पैरेलल उनकी पर्सनल लाइफ का भी था। उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ, जिसकी लगभग 4 साल की आयु में मृत्यु हो गई। ये दूसरा बड़ा आघात था। उसके बाद उनकी 2 बेटियां और हुई, लेकिन जब दूसरी बेटी, जो छोटी बेटी थी, उसके जन्म के समय उनकी जो पत्नी थी आनंदी देवी, उनकी भी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो वो भावनात्मक गुबार जो है मानो भर गया था, और ये हिंदी में उनके प्रोज से ज्यादा उनकी कविताओं में दिखाई देता है। जैसे तुम्हारे साथ रहकर, ये कविता शायद उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था, और ये उनके रहते हुए लिखा था या उनके चले जाने के बाद लिखा था, इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन पढ़कर तो ऐसा लगता है कि उस वक्त आनंदी देवी थी। इसमें वो लिखते हैं, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का, और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का।
और वहीं देखिए ठीक उसके विपरीत एक दूसरी कविता है, शायद वो बाद में लिखी गई, जिसका शीर्षक है तुमसे अलग होकर। इसमें सर्वेश्वर लिखते हैं, तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सर उनकी जड़ों से टकरा जाता है। नदियां सूत की डोरियां हैं, पैर उलझ जाते हैं। आकाश उलट गया है, चांद तारे नहीं दिखाई देते। मैं धरती पर नहीं, कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सर पर लिए रेंगता हूँ। ये दोनों कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही इमोशन के साथ लिखी गई हो, हालांकि उनका अनुभव समय समय पर बदल गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हिंदी साहित्य में, उपन्यासों में, एकल नाटक में जितना बड़ा नाम है, कविता में या कविता के लिखने में उनका कद इससे भी ऊंचा है। 1959 के आसपास जो तार सप्तक का तीसरा दौर था, उसमें से 7 कवियों में से वे एक थे और इनमें हिंदी के बहुत बड़े नाम थे, जैसे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। जाहिर है इसी से कविताओं में खासकर उनका योगदान समझ में आता है। आज theLens.in के कारवां पर मैं हूं सुदेशना और बातें हो रही है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। उनकी आज एक प्रसिद्ध कविता है आपके लिए, चांदनी की 5 परतें। प्रेम की कविता है, शैली छायावाद की है और बिंब इतना सुंदर है कि एक समय में लगता है कि ये कविता नहीं है बल्कि मिट्टी की सौंध है, कि यहाँ आपने हल्का सा एक पानी छिड़का और वो खुशबू जो है वो पूरी उफान के साथ आपके आसपास घूमती रहेगी। लेकिन हाँ, उनकी अधिकतर प्रेम की कविताओं की तरह इसमें भी वो सूनापन, वो खालीपन और कहीं वो विमुखता जो है वो बार बार आती है। लेकिन इसके बावजूद, या यूं कहें कि इसकी वजह से ही शायद ये कविता और उनके लिखे कविताओं का संग्रह इतना समृद्ध हुआ है। चांदनी की 5 परतें आज आपके लिए। चांदनी की 5 परतें, चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। एक जल में, एक थल में, एक नील आकाश में, एक आंखों में तुम्हारी झिलमिलाती, एक मेरे बन रहे विश्वास में। क्या कहूं, कैसे कहूं, कितनी जरा सी बात है। चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। एक जो मैं आज हूं, एक जो मैं हो न पाया, एक जो मैं हो न पाऊंगा कभी भी, एक जो होने नहीं दोगी मुझे तुम, एक जिसकी है हमारे बीच ये अभिशप्त छाया। क्यों सहूं, कब तक सहूं, कितना कठोर आघात है। चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऐसे ही कविता, गजलों और अशार के लिए बने रहिए theLens.in के कारवां पर। मैं हूं सुदेशना। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।